करते हैं कल वाला टॉपिक ही। कल हमने बात शुरू की थी सीक्वेंस अलाइनमेंट पे। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। आज मैंने इसकी सिंपल डेफिनेशन जो है वो ऐड की है, कल वाली डेफिनेशन रिप्लेस कर दी। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है जी? A sequence alignment is a way of arranging sequence of data, sequences of DNA, RNA और protein to identify regions of similarity। यानी कि इसमें हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एक से ज्यादा सीक्वेंसेस को, वो दो सीक्वेंसेस हो सकते हैं या दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा सीक्वेंसेस को हम एक दूसरे के सामने अरेंज करते हैं और हमारा पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई रीजन्स ऑफ सिमिलैरिटी। अब ये सिमिलैरिटी ढूंढ के हम क्या साबित करना चाहते हैं? असल में हमारा पीछे हाइपोथेसिस क्या होता है कि दो सीक्वेंसेस के दरमियान जो सिमिलैरिटी है, इट मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंसेस। इसका मतलब फर्ज करें अगर दो प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने में मिलती है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों प्रोटीन्स का जो फंक्शन है वो भी एक जैसा होगा। मतलब अगर एक प्रोटीन, उनमें से कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, अगर किसी दूसरी प्रोटीन का सीक्वेंस इससे मैच कर रहा है तो वो प्रोटीन भी कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ही हो सकती है। इसी तरह ये जो सिमिलैरिटी है, ये इन दोनों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ज़ाहिर करती है। और सीक्वेंस अलाइनमेंट हमने कहा था कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, किसी भी दो सीक्वेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं पेयर वाइज अलाइनमेंट और एक को कहते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, MSA। पेयर वाइज और मल्टीपल, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। चले आप देखें, हमने कहा कि सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पेयर वाइज अलाइनमेंट एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इन दोनों के नाम से ही देखें काफी हद तक तो बात क्लियर होगी। पेयर वाइज अलाइनमेंट हम कहते हैं जब हम दो सीक्वेंसेस को एट अ टाइम आपस में कंपेयर करते हैं, दो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस। और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जब दो से ज्यादा, यानी कि तीन या इससे ज्यादा, 3 और मोर बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस आर व्हेन कंपेयर्ड, इसे हम क्या कहेंगे? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहेंगे। अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि जो पेयर वाइज अलाइनमेंट है, इसकी फर्दर दो टाइप्स हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं लोकल अलाइनमेंट और दूसरी टाइप है ग्लोबल अलाइनमेंट। ये ग्लोबल और लोकल अलाइनमेंट क्या है, इसको हम परफॉर्म करके भी अभी देखेंगे और इनमें फर्क देखेंगे क्या है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है, ये आमतौर पर ग्लोबल अलाइनमेंट ही होती है। इसमें दो टाइप्स नहीं है, ये आमतौर पर ग्लोबल अलाइनमेंट ही होती है। पेयर वाइज अलाइनमेंट सिंपल है, दो सीक्वेंस को कंपेयर करना जारी बात है, एज कंपेयर टू 3 और मोर सीक्वेंसेस सिंपल होगा। तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स है। अब इन दोनों की एप्लीकेशंस देख लें कि जो पेयर वाइज अलाइनमेंट है, ये हम परफॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट कंजर्व्ड रीजन्स बिटवीन द टू सीक्वेंसेस। यानी कि दो सीक्वेंसेस के वो पोर्शंस जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन चेंज नहीं हुए, ऐसे पोर्शंस, ऐसे सीक्वेंसेस जो एवोल्यूशन के दौरान जिनमें कम से कम चेंज आती है, इन्हें हम कंजर्व्ड रीजन्स कहते हैं। इसके मुकाबले में जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है, ये हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट रीजन्स ऑफ वेरिएबिलिटी और कंजर्वेशन इन अ फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि एक फैमिली से बिलोंग करने वाली मल्टीपल प्रोटीन्स को आप कंपेयर कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि अगर इस फैमिली के अंदर 100 प्रोटीन्स हैं तो इनके अंदर कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है अमीनो एसिड का जो कि चेंज नहीं हुआ। इससे हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इन प्रोटीन्स के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी कर सकते हैं। वी कैन डिटेक्ट होमोलॉजी और सिमिलैरिटी पे अभी हम बात करेंगे, कल भी थोड़ी सी बात हुई थी। अब
कुछ टूल्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो कि पेयर वाइज और मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए यूज होते हैं। पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, जैसे ले लाइन, और एक टूल जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात भी की थी, ब्लास्ट। ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। आज हम ब्लास्ट को ही एज एन एग्जांपल यूज करके पेयर वाइज अलाइनमेंट जो है वो परफॉर्म भी करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं। इनमें से जो क्लस्टर डब्ल्यू है, इसकी आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि क्लस्टर डब्ल्यू जो है ये कैसे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है वो परफॉर्म करता है जी। अब इस स्लाइड में देखें, आपको अलाइनमेंट की, पेयर वाइज अलाइनमेंट की एक एग्जांपल नजर आ रही है। इस एग्जांपल को देखने से पहले हम जो ये अलाइनमेंट है ये खुद परफॉर्म करके देखते हैं। तो आपके साथ मैं अभी एक एक्सेल की शीट जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। जी, यहाँ पे देखें, फर्ज करें आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं। एक सीक्वेंस का जो कलर है, चलें मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये आपको एक रेड कलर में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नजर आ रहा है, एक ब्लैक में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नजर आ रहा है। सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, हम पेयर वाइज अलाइनमेंट में हम दो सीक्वेंसेस को एक दूसरे के सामने अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, दोनों सीक्वेंसेस को मैंने एक दूसरे के सामने जो है वो प्लेस कर दिया। लेकिन हमारी इस अलाइनमेंट का मकसद क्या होता है, टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इन दोनों सीक्वेंसेस को एक दूसरे के सामने रखा, जो पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये तो इन दोनों के अंदर जो है वो एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं। इसका मतलब पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे ये दोनों सीक्वेंसेस आपस में अलाइन हो रहे हैं। लेकिन देखें, आप थर्ड जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में अलाइन नहीं कर रहा। इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको ये कोई ऑरेंज टाइप कलर दे दिया। अब फोर्थ न्यूक्लियोटाइड पे आ जाए। फोर्थ न्यूक्लियोटाइड भी आपस में अलाइन नहीं हो रहा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर मैं सेकंड न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे एक गैप इंसर्ट कर दूं, गवानीन से पहले मैंने एक गैप इंसर्ट कर दिया, तो गवानीन जो है वो दूसरे पहले न्यूक्लियोटाइड की गवानीन के साथ जाकर अलाइन कर गई है। तो हमारा मकसद होता है टू फाइंड आउट मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, मैक्सिमम आइडेंटिटी। उसके लिए हम अपने पास से दो सीक्वेंसेस के दरमियान जरूरत के मुताबिक गैप्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे ही यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड में एक गैप ऐड किया, तो ये सीक्वेंस की जो गवानीन और साइटोसिन है वो पहले न्यूक्लियोटाइड की गवानीन और साइटोसिन के साथ अलाइन कर गई है। तो अलाइनमेंट का मकसद क्या होता है, टू फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल सिमिलैरिटीज। अब इसी तरह देखें, जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है एडिनिन और थाइमीन, ये भी आपस में अलाइन नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक गैप और इंसर्ट कर दें, यहाँ पे मैंने एक गैप इंसर्ट किया, तो ये थाइमीन और एडिनिन पहले न्यूक्लियोटाइड की थाइमीन और एडिनिन के साथ अलाइन कर गई है। तो ये एक हमारे पास पेयर वाइज अलाइनमेंट सामने आई है, जिसमें देखें कि दो गैप्स ऐड करने पे आपने देखा कि 3, 5 और 7 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं दूसरे सीक्वेंस के पहले सीक्वेंस के साथ अलाइन कर गए हैं। अब ये अलाइनमेंट हमें किसी दो सीक्वेंसेस के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में क्या बताती है। आपके पास 2 सेकंड है, जरा सोचें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। इससे हम ये हाइपोथेसिस जो है वो बना सकते हैं कि ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं दे आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन दो पॉसिबल चेंजेस हुई होंगी। हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं। हो सकता है कि ये जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके अंदर चेंज आई हो, और कौन सी चेंज जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं, और कौन सी म्यूटेशन। हो सकता है कि ये दोनों सीक्वेंसेस किसी कॉमन जीन से इवॉल्व हुए हों, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये जो सेकंड सीक्वेंस है इसमें दो डिलीशंस प्रोड्यूस हुई। एक डिलीशन प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, एडिनिन जो है वो डिलीट हो गई, और दूसरी एडिनिन यहाँ से डिलीट हुई। तो डिलीशन प्रोड्यूस होने की वजह से ये दोनों सीक्वेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हो गए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले सीक्वेंस के अंदर
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन कोई चेंज आई हो, और कौन सी टाइप ऑफ म्यूटेशन प्रोड्यूस हुई, इंसर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन, कि यहाँ पे एक एडेनिन इंसर्ट हो गई और एक एडेनिन यहाँ पे इंसर्ट होने से ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये एक दूसरे से क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये था पेयर वाइज अलाइनमेंट की एक प्रैक्टिस कि हम दो न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के सामने अरेंज इस तरह से करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम सिमिलैरिटीज को सामने लाया जा सके। एक दफा फिर से इसकी तेजी से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास था पहला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और ये हमारे पास था सेकंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। दोनों सीक्वेंसेस को हमने एक दूसरे के सामने लाकर अरेंज कर दिया। अब हम इनके दरमियान सिमिलैरिटीज ढूंढना चाहते हैं। आपने देखा कि पहले दो न्यूक्लियोटाइड तो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ये तो एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं, लेकिन थर्ड न्यूक्लियोटाइड अलाइन नहीं कर रहा। फोर्थ न्यूक्लियोटाइड की एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि अगर हम यहाँ पे एक गैप इंसर्ट कर दें तो ये गवानीन और साइटोसिन आगे चलकर अलाइन कर गई या आमने सामने आ गई। इसी तरह नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक और गैप ऐड करने पे हमारे पास थाइमीन और एडिनिन भी आपस में अलाइन कर गई। तो हमारा मकसद होता है मैक्सिमम सिमिलैरिटीज को सामने लाना। उसके लिए चाहे हमें जरूरत पड़ने पर दोनों में से किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर गैप इंसर्ट करने पड़े। तो ये थी पेयर वाइज अलाइनमेंट कि दो सीक्वेंसेस को अरेंज किया जाता है टू फाइंड आउट मैक्सिमम सिमिलैरिटी। अब वापस आपको मैं पावर पॉइंट की स्क्रीन पे ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही थी पेयर वाइज अलाइनमेंट की कि दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, इनको भी उसी तरह से एक दूसरे के सामने अरेंज किया गया है। अब तीन टर्मिनोलॉजीज न्यूक्लियोटाइड की जब आप अलाइनमेंट करते हैं तो तीन टर्मिनोलॉजीज, या तो दोनों सीक्वेंसेस आपस में मैच करेंगे, या वो मिसमैच करेंगे, या फिर एक दोनों में से किसी एक सीक्वेंस के अंदर आपको गैप देखने को मिलेगा। अब आ जाए प्रोटीन सीक्वेंस की अलाइनमेंट पे। प्रोटीन सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट भी बिल्कुल उसी तरह है। फर्क क्या है, वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स की बजाय आपके पास क्या होंगे, अमाइनो एसिड्स की दो स्ट्रिंग्स है, अमाइनो एसिड के दो सीक्वेंसेस हैं। ये पहला सीक्वेंस और ये दूसरा सीक्वेंस, ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। अब इन दोनों प्रोटीन्स के दरमियान क्या कोई एवोल्यूशनरी, क्या कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रिलेशनशिप प्रेजेंट हो सकता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे। और ये पेयर वाइज अलाइनमेंट का रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो अलाइनमेंट मैक्सिमम सिमिलैरिटी हासिल करने के लिए जो दूसरा सीक्वेंस है, इसके सामने देखें हमें यहाँ पे तीन गैप्स ऐड करने पड़े हैं। जो टर्मिनल पोजीशन पे उसे हम एंड गैप भी कहते हैं। तीन गैप ऐड किए, तो तीन गैप्स ऐड करने की वजह से ये जो तीन अमाइनो एसिड्स हैं ये आमने सामने आ गए। इसी तरह ये 7 अमाइनो एसिड की स्ट्रिंग जो है ये बिल्कुल अलाइन कर गई है। इसी तरह यहाँ पे दो गैप ऐड किए तो ये जो दो सीरीन रेजिड्यूज हैं ये एक दूसरे के सामने अलाइन कर गए। और अब यहाँ पे देखें, ये एक गैप हमें पहले अमाइनो एसिड सीक्वेंस में ऐड करना पड़ा। तो ये दो अमाइनो एसिड सीक्वेंस की पेयर वाइज अलाइनमेंट है। अब प्रोटीन की जब हम पेयर वाइज अलाइनमेंट करते हैं ना, तो इसमें एक डिफरेंस है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो चार ही तरह के न्यूक्लियोटाइड है, एडिनिन, साइटोसिन, थाइमीन और गवानीन। पांचवा ऑप्शन कोई नहीं। तो वहां पे या तो मैच होगा या फिर मिसमैच होगा। लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस की जब हम अलाइनमेंट करते हैं तो मैच, मिसमैच और गैप, इसके अलावा हमारे पास एक चौथी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसे हम कहते हैं कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशन। के बाद दोनों सीक्वेंस के दो ऐसे अमाइनो एसिड आमने सामने आ जाते हैं जो केमिकली होते तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। जैसे देखें, ल्यूसीन के सामने आइसोल्यूसीन आ गया, तो ये हैं तो दो डिफरेंट अमाइनो एसिड टेक्निकली, लेकिन दे हैव सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में आपने अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन ये दोनों मिलते जुलते अमाइनो एसिड हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोटीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इवॉल्व तो हुई हैं, इनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज तो हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये जो अमाइनो एसिड चेंज हुआ, जो नया आने वाला अमाइनो एसिड है, इसकी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज पहले वाले अमाइनो एसिड से मिलती जुलती ही है। इस तरह की चेंज को हम कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशन या कंजर्व्ड रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। तो जब प्रोटीन की हम अलाइनमेंट परफॉर्म करेंगे तो मैच,
मिसमैच के साथ साथ हमें कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशंस को भी सामने रखना पड़ेगा। अब इस पेयर वाइज अलाइनमेंट से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? आप देखें कि ये एक 7 से 8 अमाइनो एसिड की जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज रिपीट हो रही है दोनों प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर। हो सकता है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इन दोनों प्रोटीन्स की एक्टिव साइट के अंदर प्रेजेंट हो। इसका मतलब है कि ये क्या दोनों प्रोटीन्स की एक्टिव साइट सिमिलर है, या हो सकता है कि ये दोनों की को फैक्टर बाइंडिंग साइट हो। इसका मतलब है कि क्या ये दोनों प्रोटीन्स सेम ही को फैक्टर यूज करती हैं। इस तरह अलाइनमेंट से हमें दो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। अगर ये को फैक्टर बाइंडिंग साइट है, हमें पता है कि ये प्रोटीन जो है वो जिंक को फैक्टर यूज करती है। हमने देखा दूसरी प्रोटीन के अंदर भी सेम सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये दूसरी प्रोटीन भी जिंक को ही को फैक्टर के तौर पे यूज करती होगी। तो ये है फंक्शनल सिमिलैरिटीज। और इसके अलावा सिमिलर सीक्वेंस प्रेजेंट होने की वजह क्या हो सकती है? कॉमन ओरिजिन। इसका मतलब फंक्शनल सिमिलैरिटी के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी हमें सीक्वेंस अलाइनमेंट से देखने को मिलती है। तो इस स्लाइड में यही बात जो है वो की गई है कि अलाइनमेंट से हमें एवोल्यूशनरी बेसिस को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। इसमें आप इमेजिन करें कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, दे आर कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको पता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को आप समझ लें कि ये मॉलिक्यूलर फॉसिल्स हैं। अगर दो मॉलिक्यूल्स डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स के अंदर सिमिलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, इट मींस दीज सीक्वेंसेस आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड। और मौजूदा इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस क्यों हो सकते हैं? ड्यू टू ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशंस आती गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, और ये सीक्वेंस आपस में एक दूसरे से डाइवर्ज करते गए ओवर टाइम। और इन सीक्वेंसेस को कंपेयर करके थ्रू अलाइनमेंट आप इनके अंदर पैटर्न्स ऑफ कंजर्वेशन और वेरिएशंस जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे और कहाँ कहाँ पे चेंज नहीं आई, कौन कौन से सीक्वेंसेस एवोल्यूशन के दौरान चेंज हुए हैं और कौन कौन से कंजर्व रहे हैं जिनमें चेंज नहीं है। अब अलाइनमेंट से अब दो बातें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक है सीक्वेंस होमोलॉजी और एक है सीक्वेंस सिमिलैरिटी। अब सीक्वेंस होमोलॉजी क्या है? ये व्हेन टू सीक्वेंसेस आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन, यानी कि अगर दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कह लेंगे जो एवोल्यूशनरी ओरिजिन है वो सेम है, यानी कि ये किसी एक ही प्रोटीन से, या अगर दो जीन्स हैं तो वो किसी एक ही जीन से इवॉल्व हुई हैं। जैसे फर्ज करें दो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उनके नाम आपने सुने होंगे, फंक्शन पढ़े होंगे। एक है ट्रिप्सिन और एक है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। इन दोनों के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो है इनके अंदर स्लाइट डिफरेंसेस मौजूद है, लेकिन इनका फंक्शन सेम है। तो हो सकता है कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई एक ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हो जिसमें चेंज आने से दो डिफरेंट एंजाइम जो है वो इवॉल्व हो। तो ये हमें दे आर सेड टू हैव होमोलोगस रिलेशनशिप्स और शेयर होमोलॉजी। सिमिलैरिटी क्या है? is the percentage of aligned residues that are similar in physiochemical properties। आसान लफ्जों में बात करें, जब हम होमोलॉजी की बात करते हैं, इस स्लाइड पे वापस आ रहा हूं मैं, जब हम होमोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन रेजिड्यूज का मतलब क्या है? अगर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को कंपेयर कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड इज अ रेजिड्यू और प्रोटीन सीक्वेंस में अमाइनो एसिड इज अ रेजिड्यू। अब होमोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ उन रेजिड्यूज की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको रेड कलर में दिखाए गए हैं। लेकिन जब आप सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो आप उन रेजिड्यूज को भी काउंट करेंगे साथ जो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, उनके साथ साथ वो जो कि कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहे बट दे हैव सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बात जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड है, वो या तो अलाइन करेंगे या नहीं करेंगे। उनकी अगर थाइमीन के सामने थाइमीन आएगा तो वो मैच करेगा, साइटोसिन आ जाएगा तो वो मैच नहीं करेगा।
लेकिन ये जो सिमिलैरिटी की टर्म है ये सिर्फ प्रोटीन सीक्वेंसेस के केस में अप्लाई होगी कि अगर दो अमाइनो एसिड ऐसे आ गए जो फिजिको केमिकली प्रॉपर्टीज के एतबार से जैसे। तो होमोलॉजी और सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूला यूज होते हैं। आई का मतलब यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस आइडेंटिटी। सीक्वेंस आइडेंटिटी हम फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूला की मदद से। अब कहते हैं सीक्वेंस आइडेंटिटी रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ मैचेस ऑफ सेम अमीनो एसिड रेजिड्यूज, यानी कि जो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हुए हम एग्जैक्टली मैचिंग अमीनो एसिड्स को ज़हन में रखेंगे। तो परसेंटेज आइडेंटिटी को हम ज़ाहिर करते हैं आई के साथ। इट इज इक्वल टू एल का मतलब है लेंथ दैट इज आइडेंटिकल। फर्ज करो 100 अमाइनो एसिड में से 20 अमाइनो एसिड जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो एल आई वुड बी 20 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे एल ए प्लस एल ई बी। एल ए का मतलब है लेंथ ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस प्लस टोटल लेंथ ऑफ सेकंड सीक्वेंस। फर्ज करो फर्स्ट सीक्वेंस की लेंथ जो है वो 100 अमीनो एसिड है, सेकंड सीक्वेंस की लेंथ जो है वो 120 अमीनो एसिड है, तो 100 प्लस 120 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह परसेंटेज जब हम सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो इट इज इक्वल टू, बाकी सारा फार्मूला वही है, बल्कि बस एल आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एल एस आ जाएगा। एल एस और एल आई में क्या फर्क है, इस स्लाइड की मदद से देखें। जब आप एल आई यानी कि परसेंटेज आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे तो आप आइडेंटिकल अमाइनो एसिड्स को काउंट करेंगे। काउंट करें जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आइडेंटिटी परसेंटेज आइडेंटिटी फाइंड आउट अगर आप कर रहे हैं तो एल आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 14। लेकिन जब आप परसेंटेज सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो एल एस की वैल्यू क्या आएगी 15। यानी कि वहां पे हम एग्जैक्टली मैचिंग सीक्वेंसेस के साथ साथ जो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, कंजर्व सब्स्टिट्यूशन वाली कैटेगरी, इसको भी काउंट करेंगे। तो परसेंटेज आइडेंटिटी काउंट करते वक्त जो लेंथ आइडेंटिकल एल आई इट इज इक्वल टू 14। परसेंटेज सिमिलैरिटी काउंट करते वक्त लेंथ सिमिलर इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 15। उम्मीद है आप फॉलो कर गए होंगे इस बात को। तो ये इस तरह से सीक्वेंसेस को अलाइन करके इनके दरमियान परसेंटेज आइडेंटिटी और परसेंटेज सिमिलैरिटी जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। और इस आइडेंटिटी की बेस पे, इस सिमिलैरिटी की बेस पे इनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जितनी आइडेंटिटी सिमिलैरिटी ज़्यादा आएगी इट मीन्स टू सीक्वेंसेस आर एवोल्यूशनरी रिलेटेड। जितनी ज़्यादा आएगी इट मीन्स दे हैव सिमिलर फंक्शन। जितनी ज़्यादा आएगी इट मीन्स दे हैव सिमिलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज वेल। क्योंकि प्रोटीन्स का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो उनकी फोल्डिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है, और फोल्डिंग पैटर्न जो है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। अगर दो प्रोटीन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस एक जैसा है तो उनका फोल्डिंग पैटर्न एक जैसा होगा। फोल्डिंग पैटर्न एक जैसा होगा तो स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो परसेंटेज आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी की बेस पे हम उनकी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आ रहे पेयर वाइज अलाइनमेंट पे मजीद डिटेल में हम बात करेंगे। हमने कहा था इसमें हम क्या करते हैं, एट अ टाइम 2 सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। और क्यों, टू फाइंड आउट बेस्ट पेयरिंग। बेस्ट पेयरिंग का मतलब है कि आपने इस तरह से अरेंज करना है, जैसे अभी हमने एक्सेल की फाइल में जाके प्रैक्टिस भी की थी। हमने बेस्ट पेयरिंग यानी कि मैक्सिमम कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम मैचिंग रेजिड्यूज को आमने सामने लाने की कोशिश करनी है, चाहे आपको गैप्स इंसर्ट करने पड़े। अब पेयर वाइज अलाइनमेंट दो तरह की होती है, ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट। इसमें क्या फर्क है, ग्लोबल अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, टू सीक्वेंसेस टू बी अलाइंड आर अज्यूम्ड। हम उनको अज्यूम करते हैं कि दे आर सिमिलर ओवर देयर एंटायर लेंथ। या सादा लफ्जों में, अगर आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, आप उनको वन एंड टू द अदर एंड, यानी कि पूरे के पूरे सीक्वेंस को कंपेयर करके सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इन केस ऑफ लोकल अलाइनमेंट आप पूरे सीक्वेंस को फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड कंपेयर नहीं करते, आप सिर्फ उन पोर्शन को कंपेयर करते हैं जहां पे आपको हाईएस्ट सिमिलैरिटीज देखने को मिलती। इस डायग्राम से, इस स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा। ये ऊपर ग्लोबल अलाइनमेंट थी, आपने सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 को फ्रॉम वन एंड टू द अदर कंप्लीटली कंपेयर किया, चाहे कहीं पे मिसमैच हो रहा था चाहे नहीं हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ लोकल अलाइनमेंट आपने सिर्फ उतने टुकड़े को ये बॉक्स की मदद से
ज़ाहिर भी किया गया है, सिर्फ उतने टुकड़े को कंपेयर किया जहाँ पे हाईएस्ट सिमिलैरिटीज थी। अब यहाँ पे देखें, जब आप प्रोटीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, आपने कहा था दो ऑप्शंस हैं, या वो मैच कर सकता है एग्जैक्टली या फिर वो सब्स्टिट्यूशन, जो कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आ सकता है, या फिर तीसरा ऑप्शन था वो मिसमैच कर सकता है। जहाँ पे अमाइनो एसिड मिसमैच करेगा उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो एग्जैक्टली मैच करता है उसको हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सीरीन के सामने सीरीन आ गया, आइसोल्यूसिन के सामने आइसोल्यूसिन आ गया, लाइसिन के सामने लाइसिन आ गया, तो ये डबल डॉट। और अगर वो दो ऐसे अमाइनो एसिड आमने सामने आ गए, आर्जिनिन के सामने लाइसिन आ गया, कि जिनकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर रहे लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, उसको हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्लोबल अलाइनमेंट में हम पूरे के पूरे सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, लेकिन लोकल अलाइनमेंट में हम सिर्फ उस पोर्शन को कंपेयर करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती। तो ये थी कुछ सीक्वेंस अलाइनमेंट और उसकी टाइप्स। अब हम इन्हीं अलाइनमेंट्स की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं आपके साथ अब अपना जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सामने आ गई। तो अभी हमने देखा कि जो पेयर वाइज अलाइनमेंट है उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनमें से एक टूल है ब्लास्ट। आप गूगल सर्च करेंगे ब्लास्ट, ये आपको ब्लास्ट के पेज पे ले जाएगा। ब्लास्ट जो है ये देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि दिस टूल इज डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। अब ब्लास्ट की भी टाइप्स हैं, फिलहाल आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट पे। न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ये दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होता है, यानी कि ये पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। अब ब्लास्ट जो है वो आप कई तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप यहाँ से एक न्यू टैब में लेता हूँ, आप किसी भी डेटाबेस में जाएं, फर्ज करें हम जा रहे हैं जीन बैंक में, जेन बैंक में जाके कोई सीक्वेंस जो है वो आप सर्च कर लें। हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम 2, रेफसेक जीन पे क्लिक करें ताकि इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाए। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि इसका एक्सेशन नंबर यहाँ से कॉपी कर लें, एक्सेशन नंबर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये आपका हो गया पहला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जिसके साथ आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, एक और मैंने यहाँ पे टैब ओपन कर ली, जेन बैंक यहाँ पे भी ओपन कर लिया। यहाँ पे आप किसी और ऑर्गेनिज्म की AC2 जीन सर्च कर लें। कोई और ऑर्गेनिज्म का नाम ज़हन में लेकर आए, एकदम से मेरे ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा, तो यही नाम मेरे ज़हन में आता है। ले इसकी जीन हमने यहाँ पे सर्च कर ली, ये कार्निवोर्स का AC2 एंजाइम आ गया। इसका रेफसेक सीक्वेंस नहीं मिल रहा, यहाँ से मिल जाएगा ये। सो चलें इसको वापस जाके सर्च करते हैं, इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें चाहिए, कैनस लूपस। अब इसका भी यहाँ से एक्सेशन नंबर कॉपी कर लें। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि जिन दो सीक्वेंसेस को आप कंपेयर करना चाहते हैं इनके एक्सेशन नंबर्स यहाँ पे पेस्ट करें, और इन एक्सेशन नंबर्स को आपने सेपरेट करना है, कैसे, कॉमा की मदद से। हमने इनको सेपरेट लाइन में लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि डेटाबेस, आप न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस को सर्च करना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेटाबेस पे क्लिक कर रहने दें। आप हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस को सर्च करना चाह रहे हैं, यानी कि लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा।
प्रोसेस करने में। तब तक दूसरे ऑप्शन की तैयारी कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया किसी भी जीन का, होमो सेपियंस के ACE2 का। आप इसको क्या करें, सेंड टू पे जाएं, फाइल पे क्लिक करें, फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें फास्टा, फास्टा फॉर्मेट में इसको सेव कर लें। ये जी फास्टा फॉर्मेट में आपके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में फाइल जा चुकी है। अब आप इसी को कंपेयर करना चाहते हैं होमो सेपियंस की ही किसी और जीन के साथ। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 के साथ आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो दो सिमिलर प्रोटीन्स को कंपेयर करते हैं। इसको भी आप एक फाइल की सूरत में फास्टा फॉर्मेट के अंदर सेव कर लें। ये भी चला गया आपके डाउनलोड वाले फोल्डर्स में। तब तक देखें इधर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं जी। अब दो सीक्वेंसेस आपने ऐड किए थे, एक सीक्वेंस जो है वो आ गया क्यूरी वाले में आ गया होमो सेपियंस का AC2 एंजाइम, और इसका रिजल्ट आ गया ये नीचे। इस एंजाइम की सिमिलैरिटी उसने जितने भी पॉसिबल जीन्स थी डेटाबेसेस के अंदर, उन तमाम के साथ कंपेयर करके आपको रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया। आप इन रिजल्ट्स को परसेंटेज आइडेंटिटी की बेस पे अरेंज कर लें। तो उसने बता दिया जी ये 100% मैच कर रहा है AC2 एंजाइम के साथ, ये डुप्लीकेट एंट्री होगी इसलिए उसके साथ उसने मिला दिया। इसके अलावा ये एक और यहाँ पे एंट्री है जिसके साथ ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। AC2 प्रमोटर रीजन के साथ इसकी सिमिलैरिटी देखने को मिली है। मैक्सिमम स्कोर की बेस पे अरेंज कर लें तो ये जो पहला है इसके साथ ये मैच कर रहा है, इस पर क्लिक करें, इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। लें जी, ये दो जीन्स की जो अलाइनमेंट उसने परफॉर्म की है ये आपके सामने ला के रख दी। कहाँ कहाँ पे ये अलाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे ये अलाइन नहीं कर रहे। अब ये जो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं यहाँ पे देखें ऑप्शन पेयर वाइज विद डॉट आइडेंटिटीज, इसके फॉर्मेट्स आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, डॉट आइडेंटिटीज, जहाँ जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे उसने डॉट लगा दिया है, ठीक है। जहाँ पे नहीं मैच होगा कहीं पे चलकर अगर देखें तो वहाँ पे वो जो मिस मैचिंग न्यूक्लियोटाइड है वही लिखा देगा। तो फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी पे क्लिक करेंगे, दोनों के दरमियान एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये ड्रॉ करके दे देगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा, फिलहाल इसमें हम नहीं जा रहे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ब्लास्ट रन करने का। ब्लास्ट के पेज पे मैं आ गया वापस। अभी अभी हमने ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 और 1 इनका सीक्वेंस जो है वो सेव किया है। तो अब यहाँ पे जाएं चूज फाइल में, चूज फाइल में गए, ये सीक्वेंस जो अभी अभी आपने सेव किया इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम 2। अब इसका ब्लास्ट रन कर। अब यहाँ पे देखें हमने एक ही सीक्वेंस ऐड किया है, तो ये क्या करेगा, डेटाबेसेस में मौजूद तमाम सीक्वेंसेस के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करेगा। जितनी भी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस में जीन्स है उन तमाम के साथ इसको कंपेयर करके बताएगा कि इसकी सिमिलैरिटी किस जीन के साथ ज्यादा आई है, किसके साथ कम है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको समझ ज़्यादा आएगी। मैं एक और टैब में ब्लास्ट का तब तक एक और पेज खोल लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी अभी ये वाली टैब में जो प्रोसेस हो रहा है, हमने एक सीक्वेंस की फाइल अपलोड की है और इस ब्लास्ट के टूल को कह दिया कि जितनी भी डेटाबेसेस में रिजल्ट्स हैं ना, तमाम जीन्स के साथ कंपेयर करो। ये देखो इसने इन तमाम जीन्स के साथ कंपेयर कर दिया है, ये पूरी लिस्ट, और जिसके साथ जितनी सिमिलैरिटी आई है वो आपको बता दी कि इसके साथ परसेंटेज आइडेंटिटी इतनी आई है, इतनी आई है, इतनी। अब जाते हैं अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन करना, के बजाय इसके कि वो तमाम सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करता फिरे। अब यहाँ पे क्लिक कर दें। अब क्या होगा, आप अपनी मर्जी के दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं, बजाय कि आपकी जीन हजारों जीन्स के साथ कंपेयर होती फिरे।
पहला सीक्वेंस आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया और दूसरी फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर दी। देखें सीक्वेंस 1 और ये सीक्वेंस 2। अब ये सिर्फ इन्हीं दो को कंपेयर करेगा। इससे क्या हो गया, इस टूल का काम थोड़ा कम हो गया, नैरो डाउन हो गया। तो जब तक ये रिजल्ट जनरेट होते हैं जिसमें हमने, मुझे लगता हो ये क्योंकि दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करने में कम टाइम लगना था। तो अब यहाँ पे देखें क्वेरी के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कौन सा है, 2 है, और सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्टिंग एंजाइम 1 है। यानी कि ये दो क्लोजली रिलेटेड जीन्स हैं, दोनों सिमिलर फंक्शन वाली जीन्स हैं। इनको उसने आपस में कंपेयर करके ये रिजल्ट्स दे दिए। अब देखें सिर्फ दो को ही आपस में कंपेयर किया था तो एक ही रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, और इन दोनों के दरमियान परसेंटेज आइडेंटिटी कितनी आई है, 87.71%। रिफ्रेश हो गया पेज, अभी आ जाएंगे। तो 87.71% आइडेंटिटी आई है कन्वर्टिंग एंजाइम 2 और कन्वर्टिंग एंजाइम 1 में। अब इस पे जरा अलाइनमेंट पे आ जाए। अलाइनमेंट कुछ यूं हुई है, जहां पे अलाइन कर रहा है वहां पे एक छोटी लाइन, जहां पे अलाइन नहीं किया थाइमीन के सामने साइटोसिन आ गया, तो वहां पे लाइन प्रेजेंट नहीं है। अब आप इसका फॉर्मेट चेंज कर लें। आप पेयर वाइज विद डॉट आइडेंटिटीज देखें, जहां जहां पे सीक्वेंस अलाइन कर रहा है वहां पे उसने डॉट लगा दिया, जी के सामने दोबारा जी नहीं लिखा। जहां पे सिर्फ अलाइन नहीं कर रहा था वहां पे उसने लिख दिया कि थाइमीन के सामने यहाँ पे साइटोसिन आई है। इनको विजुअलाइज करना कंपैरेटिवली आसान है, थाइमीन के सामने साइटोसिन आ गई है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट जो है वो कोई भी चेंज कर सकते हैं जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनको भी एक्सप्लोर करके आप देख लीजिएगा, टाइम ले रहा है। ये मुझे लगता है हैवी हो गया थोड़ा सा फॉर्मेट। चलें बहरहाल, ब्लास्ट को दोबारा सुन ले। हमने दो तरह से ब्लास्ट रन किया है। पहले हमने क्या किया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपलोड कर दिया, और ब्लास्ट का जो टूल है इसने तमाम डेटाबेसेस से रब्ता किया, तमाम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस से रब्ता किया। उन डेटाबेसेस में जो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे तमाम के साथ कंपेयर करके देखा, और जिसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी आई वो पूरी एक लिस्ट बना के आपको दे। ये ज्यादा टाइम टेकिंग था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था जो हमने यहाँ पे यूज किया, इस वाली टैब में, जो कि ये वाली टैब में हमने क्या किया था, हमने दो सीक्वेंसेस को अपलोड कर दिया। हमने कहा कि बजाय मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कंपेयर करो, ये दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके हमें रिजल्ट दो। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए थे, जो कि थोड़ी देर के लिए हैंग हो गए। बहरहाल इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, शायद वापस आ जाए। दो तरह से ब्लास्ट आप रन कर सकते हैं। ये है पेयर वाइज अलाइनमेंट, दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को एट अ टाइम आपस में कंपेयर किया। आप यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी अपलोड कर सकते थे। अब आ जाए कि मल्टीपल अलाइनमेंट कैसे परफॉर्म होगी। मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए जो टूल यूज होता है इसे हम कहते हैं क्लस्टर डब्ल्यू। ये क्लस्टर डब्ल्यू का होम पेज आ गया, यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लें, पहला लिंक ही जो है ये इसका होम पेज है। ये क्लस्टर डब्ल्यू ये यूज होता है मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे देखें आपको नजर भी आ रहा है लिखा हुआ मल्टीपल अलाइनमेंट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे सीक्वेंस पेस्ट कर दें। अच्छा तीसरा ऑप्शन भी था, वो भी देख लें। ब्लास्ट रन करने के लिए तीसरा ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन क्या था, आपने यहाँ पे सिर्फ एक्सेशन नंबर पेस्ट कर दिया यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन था आपने फाइल अपलोड कर दी। तीसरा ऑप्शन क्या है, अब यहाँ से जो फास्टा सीक्वेंस है ये सारे का सारा यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी के साथ कॉपी करें और इधर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें और यहाँ से आके ब्लास्ट रन करें। यानी कि आप सिर्फ एक्सेशन नंबर भी दे सकते हैं, आप पूरा सीक्वेंस भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आपने जो सीक्वेंस टेक्स्ट फाइल की सूरत में सेव किया हुआ कंप्यूटर में वो भी अपलोड कर सकते हैं। देखें जो सीक्वेंस आपने पेस्ट किया था
उसने तमाम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के साथ कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे दिए कि किसके साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी आ रही है, कहाँ पे कम सिमिलैरिटी आ रही है। तो ये थी पेयर वाइज अलाइनमेंट। अच्छा, पेयर वाइज अलाइनमेंट में ही एक और बात देख लें। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स, कि जो जीन का सीक्वेंस आपने कॉपी पेस्ट किया था, इस जीन का एक तरह से फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, ये आपका इंसर्टेड सीक्वेंस था कैनस ल्यूपस की एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम 2 का सीक्वेंस आपने कॉपी पेस्ट किया था। इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसने ड्रॉ कर दी है कि ये किन किन जीन्स के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है और किन के साथ रिलेट नहीं कर रहा, किन के साथ क्लोजली रिलेटेड है, किन के साथ डिस्टेंटली रिलेटेड है। ये देखें कि कैनस ल्यूपस का जो एंजाइम है, ये इधर आके एक और स्पीशीज है कोई एक्टिनोनिस कोई है, उसके एंजाइम के साथ ये डिस्टेंटली रिलेटेड है, और ये कैनस ल्यूपस जो है ये अपने ही जीनस की डिफरेंट जीन्स के साथ ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो बहरहाल ये इस तरह से फाइलोजेनेटिक ट्रीज भी जनरेट हो सकते हैं। ये देखें दूर जाके ये बैट्स के साथ भी रिलेट कर रहा है, प्राइमेट्स के साथ भी ये रिलेटेड है, डॉल्फिन के साथ भी, लेकिन इनके साथ डिस्टेंट इसका रिलेशनशिप कैसा है, डिस्टेंट रिलेशनशिप है। तो इस तरह से आप फाइलोजेनेटिक ट्रीज भी कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा ये, अब आ जाए क्लस्टर डब्ल्यू पे, या फिर इस तरह करते हैं कि इस पे हम अलहदा से रखते हैं, मल्टीपल अलाइनमेंट की प्रैक्टिस जो है वो हम अलहदा क्लास में रखेंगे। फिलहाल आज आपने क्या करना है, ब्लास्ट रन करने के जो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आज हमने देखे, या तो एक्सेशन नंबर की मदद से, या पूरा सीक्वेंस कॉपी पेस्ट करके, या फाइल अपलोड करके। आज आप सिर्फ पेयर वाइज अलाइनमेंट की प्रैक्टिस करें, मल्टीपल अलाइनमेंट की हम अलहदा से क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। जाते जाते आखिरी दफा ब्लास्ट रन करने का एक और ऑप्शन देखते हैं। ब्लास्ट का पेज मैंने रिफ्रेश कर लिया, ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। आप सिर्फ दो सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें, लो जी आपके पास दो एक जैसे बॉक्स आ गए। अब आप जाएं जीन बैंक में जाएं, एक सीक्वेंस ये वाला उठा लें, न्यू टैब में मैंने खोल लिया है, यहाँ पे मैं कन्वर्टिंग एंजाइम 1 का सीक्वेंस खोल रहा हूँ। ये है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, इसका एक्सेशन नंबर मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको पेस्ट कर दिया इधर क्वेरी वाले सीक्वेंस में। अब जिसके साथ कंपेयर करना है वो सब्जेक्ट वाले में, कन्वर्टिंग एंजाइम 1, इसका एक्सेशन नंबर मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको कर दिया पेस्ट सब्जेक्ट वाले में। तो आप इनकी फाइल भी अपलोड कर सकते थे यहाँ पे, या सिर्फ उनका एक्सेशन नंबर सिर्फ पेस्ट कर दें, ये एक्सेशन नंबर से खुद ही सीक्वेंस ढूंढ लेता होता है। यही तो एक्सेशन नंबर का फायदा है। लो जी, ब्लास्ट रन होकर सामने आ गए 87.71, वही सेम रिजल्ट आपके सामने। तो एक्सेशन नंबर आप से पेस्ट कर दें, पूरी फाइल अपलोड कर दें, सीक्वेंस कॉपी करके पेस्ट कर दें, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है। तो आज आप सिर्फ ये ब्लास्ट की प्रैक्टिस करें, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टू। जी, अलाइनमेंट से मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो थोड़ी देर में मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, उसमें आप कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। थैंक यू।